हेलो एंड वेलकम टू संकल्प पथ आईएएस। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। ये है इकोनॉमी का लेक्चर नंबर 3। आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनपीसीआई से, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसने कि यूपीआई, भीम जैसे ऐप बनाया, आईएमपीएस जैसी टेक्नोलॉजी बनाई। यहाँ से इसको समझने से हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। आप में से कोई भी इस लेक्चर पे पहली बार आया है तो उनको मैं बता दूं कि हमने यूपीएससी 2026 के मेनली इसको टारगेट करने के लिए एक नया प्रोएक्टिव बैच लॉन्च किया है, जिसके तहत हम जो है यूपीएससी का सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे एग्जामिनेशन से पहले। साथ में टेस्ट सीरीज़ के भी क्वेश्चन लगाएंगे। जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो फुल्ली रिलाई कर सकते हैं हमारे चैनल पे। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, संकल्प पथ आईएएस, जिसका कि लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगे तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी हमारा चैनल नया है तो आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमने अपने पिछले वाले लेक्चर में जो है वो लास्ट किया था लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एलपीएसएस को समझा था, और उससे पहले हमने नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस इन सब को समझ चुके हैं। तो आपने अगर पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, लेक्चर 1 और 2, उसको जाके ज़रूर से देख लीजिए। हम जो है वो मुंडाल सर का पीसीबी 14 वाला हैंडआउट कवर कर रहे हैं, और मैंने पीसीबी 13 लेक्चर का भी पिलर नंबर 3 तक जो है वो कंप्लीट करवा रखा है। तो अगर जिन्होंने वो देख रखा है तो उसको जो है फिर से ये कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट सेम ही है, कुछ थोड़ा बहुत करंट अफेयर ऐड हो गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एनपीसीआई से, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो एनपीसीआई जो है वो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर किया गया है साल 2008 में। ये जो है वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, और ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब ये होता है कि ये किसी एक्ट के द्वारा, यानी कि किसी मतलब पार्लियामेंट से बिल पास करवा के एक्ट के द्वारा नहीं लाया गया है, बल्कि ये कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड किया गया है। और नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि कंपनी जो है वो किसी भी तरीके का डिविडेंड नहीं देगी शेयर होल्डर्स को। अगर आपने शेयर वगैरह परचेज़ किया हो तो आप सभी को पता होगा कि जिस भी कंपनी का आप शेयर परचेज़ करते हो वो आपको अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देती है, उसको हम डिविडेंड कहते हैं। तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज डिविडेंड नहीं देती है। सारा का सारा प्रॉफिट जो है वो यूज़ किया जाता है बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा अगर हम एग्जांपल्स की बात करें नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी की, तो GSTIN जो GST सबको मैनेज करती है वो भी एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी ही है। ठीक है, ओरिजिनली जो है ये 10 बैंकों ने मिल के लगभग 100 करोड़ का कैपिटल जमा करके इसको फाउंड किया था। बाद में तो पेटीएम, फ़ोनपे ये सब भी इसमें मिल गए थे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था कॉस्ट इफ़ेक्टिव पेमेंट सॉल्यूशन बनाना, जो कि ये बनाने में सक्सेसफुल रहा भी। जैसे कि भीम यूपीआई, जो कि आप सभी ने यूज़ किया होगा और करते भी हैं डे टू डे लाइफ में। इससे हुआ क्या कि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो अपने देश में बढ़ा। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि अब गांव-गांव तक लोग जो है वो ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति भी अब जिसके पास बैंक अकाउंट है, पैसे हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आया है, EPFO 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, और जो कि आरटीजीएस और नेफ्ट पे पूछा गया है। तो जिन बच्चों ने पिछला क्लास अटेंड किया होगा या देखा होगा उनको पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या है। स्टेटमेंट 1 कह रखा है कि इंडिया में आरटीजीएस और नेफ्ट पेमेंट सिस्टम जो है वो ऑन और ऑपरेट किया जाता है बाय एनपीसीआई। ठीक है, स्टेटमेंट 2 कहता है कि एनपीसीआई जो है वो एक एंटिटी है प्रमोटेड बाय बैंक्स। तो आप वीडियो को चाहे तो पॉज करके आंसर दे सकते हैं, ये है इनके ऑप्शंस। मैं आपको इसका अब करेक्ट ऑप्शंस बताता हूँ। पहला वाला जो स्टेटमेंट कह रखा है कि इंडिया में आरटीजीएस और नेफ्ट पेमेंट जो है वो ऑपरेट किया जाता है और ऑन किया जाता है बाय एनपीसीआई, तो ये बिल्कुल क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि आरटीजीएस और नेफ्ट जो है वो ऑन और ऑपरेट किया जाता है बाय आरबीआई। ठीक है, आरबीआई द्वारा।
NPCI द्वारा क्या था, IMPS सिस्टम था। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा वाला स्टेटमेंट, NPCI जो है वो एक एंटिटी है प्रोमोटेड बाय बैंक्स, तो ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। अभी हमने देखा कि 10 बैंकों ने मिल के इसको क्या किया था, फाउंड किया था, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, तो डी वाला आंसर करेक्ट है। जिनका भी ये आंसर सही है बहुत बहुत बधाई। ठीक है, चलते हैं हम आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक है। आगे अपना टॉपिक है UPI का। अभी हमने NPCI को जाना, अब हम जानेंगे UPI। UPI का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक तरह का क्या टेक्नोलॉजी है जिसपे कि डिजिटल पेमेंट जो है वो काम करता है। ठीक है, बेस्ड ऑन IMPS। ठीक है, ये IMPS पे बेस्ड एक टेक्नोलॉजी है, एक यूज़र आप कह सकते हो इंटरफेस है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ये जो आप ऐप चलाते हो, कोई सा भी ऐप क्यों ना, चाहे भीम UPI हो, चाहे गूगल पे हो या कोई भी हो, ऊपर जो इंटरफेस आता है ना कि कैसे ये काम करेगा, कि आप स्कैन करोगे, फिर जो वो आप इंटरफेस आता है कि पेमेंट का आप पिन डालोगे उसमें, फिर वो पेमेंट होगा, तो वो UPI है। ठीक है, किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, IMPS पे बेस्ड है। तो यहाँ पे आप QR स्कैन करके और या फ़ोन नंबर से भी पैसे भेज सकते हो मर्चेंट को। ठीक है, इसी टेक्नोलॉजी की मदद से दूसरे जो ऐप्स हैं, गूगल पे, पेटीएम, ये सब इसी टेक्नोलॉजी पे वो काम करते हैं। ठीक है, और इससे पहले तो आप सभी को याद होगा कि पहले पेटीएम वगैरह का खुद का एक वॉलेट हुआ करता था जब UPI नहीं था, तो और उसी वॉलेट के थ्रू वो सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं बैंक में ट्रांसफ़र होता था। ठीक है, तो UPI एक तरह का आप देख पाओगे पुश ट्रांजैक्शन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, पुल ट्रांजैक्शन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, यानी कि पैसे को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए भी, साथ में पैसे कटवाने के लिए भी, कि मंथली आपका कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या किसी और तरीके का अगर बिल हो उसके लिए। ठीक है, UPI बेस्ड ऐप का एग्जांपल SBI का योनो ऐप, एक्सिस पे, एक्सिस बैंक का। ठीक है, NPCI का खुद का भीम UPI ऐप है। उसके अलावा देखिए हम NPCI जो है वो बहुत सारे देशों के साथ एग्रीमेंट साइन कर रहा है कि UPI के थ्रू पेमेंट हो पाए, जैसे कि भूटान, नेपाल, सिंगापुर एक्सेट्रा, बहुत सारी देशों के साथ। इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है करंट अफेयर में कि लेटेस्ट बताइए कौन सा देश है जिसके साथ NPCI ने ऐसा कोई एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, ताकि इंडियन टूरिस्ट जो है फॉरेन कंट्रीज़ में जाके डायरेक्टली UPI की मदद से पैसा खर्च कर सके अपने बैंक अकाउंट से, या कोई फॉरेनर जो है वो इंडिया में आके उनके बैंक अकाउंट से पेमेंट खर्च कर सके। ठीक है, पुश ट्रांजैक्शन, पुल ट्रांजैक्शन मैंने आप सभी को बता दिया। पुश ट्रांजैक्शन जब आप मनी को सेंड करते हो अपने हिसाब से ना, कि अपने रिलेटिव, फ्रेंड या किसी बिजनेसमैन, किसी भी सामान आपने खरीदा उसके लिए। पुल ट्रांजैक्शन ये होता है कि जब आपने एक तरह का कमांड दे दिया कि हर महीने पैसा अपने आप ही कट जाए, चाहे आप SIP भी जिन लोगों ने किया होगा उनको पता होगा ये चीज़ ना, खुद से महीने में पैसा कट जाता है। इसके अलावा UPI के लिए कोई जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है। UPI का डेलीगेटेड पेमेंट भी होता है, यानी कि आप अगर कोई फादर हैं वो अपने बच्चे के लिए एक UPI अकाउंट बना सकते हैं, मतलब वो 18 साल का नहीं है फिर भी, ताकि पापा के या मम्मी के ही बैंक अकाउंट से कुछ लिमिट होता है उसमें, वो करके पैसा कटेगा, मतलब बच्चा इस्तेमाल कर पाएगा। ठीक है, अगर हम ट्रांजैक्शन लिमिट की बात करें, ये जानना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में 1 लाख रुपए पर डे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो UPI से। ठीक है, UPI की ये लिमिट है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। और बहुत लोगों को पता है, ये कन्फ्यूज़न होता है कि हम क्या एक नंबर से हमारा अगर 2 बैंक अकाउंट अगर लिंक है, ठीक है, तो क्या हम फिर भी 1 ही लाख रुपए का पेमेंट कर पाएंगे? तो ऐसा नहीं है। अगर एक नंबर से आपका एक बैंक अकाउंट लिंक है, उससे आप 1 लाख कर पाओगे, साथ में उसी नंबर से अगर दूसरा बैंक अकाउंट भी लिंक है, उससे भी आप 1 लाख रुपए का पेमेंट कर पाओगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर 2 लाख रुपए पर डे कब कर पाओगे आप? अगर कैपिटल मार्केट में, म्यूचुअल फंड वगैरह में, लोन के रीपेमेंट में, इंश्योरेंस फीस पेमेंट, इन सब में अगर आपको देना है तो 2 लाख रुपए पर डे तक आप जो है UPI यूज़ कर सकते हो। और 5 लाख रुपए तक का यूज़ कब कर सकते हो?
कि अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज़ कर रहे हो या IPO वगैरह परचेज़ कर रहे हो तो 5 लाख रुपए। आपको ये ध्यान रखना है कि डेली डे टू डे लाइफ में आप नॉर्मली 1 लाख रुपए पर डे तक का जो है वो लिमिट होता है वो यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपने UPI 1 2 3 का नाम सुना होगा, UPI लाइट का सुना होगा। तो मैं पहले इनका पर लिमिट ट्रांजैक्शन बता देता हूँ कि 2024 में रिफॉर्म के बाद UPI लाइट से पर ट्रांजैक्शन 1000 रुपये किया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा टोटल UPI लाइट में कैपेसिटी 5000 रुपये तक का है। UPI 1 2 3 का 10,000 रुपये तक का है, ठीक है। और नॉर्मल पर्सन का मैंने बता दिया 1 लाख रुपये। अब UPI लाइट जो होता है ना, ये एक तरह का वॉलेट है। वॉलेट जैसे पेटीएम वॉलेट सब पहले हुआ करते थे वैसे, कि अगर आप अपने मैक्सिमम 5000 रुपये तक का उस वॉलेट में रख पाओगे, जब आप पेमेंट करोगे ना तो बिना किसी पिन के, मतलब आपको पिन डालने की ज़रूरत नहीं है, जो आप डालते हो वो सीधे पैसा जो है वो चला जाएगा इसमें, ठीक है। तो इस वजह से UPI लाइट को लाया गया था। और UPI लाइट में नेट का भी अगर इशू है फिर भी पेमेंट जो है वो हो सकता है, ठीक है। ये फीचर है UPI लाइट का। और एक बार में आप जो है कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हो, 1000 रुपये का कर सकते हो। फिर UPI 1 2 3 जो है वो बेसिक्स फ़ोन के लिए था। बेसिक फ़ोन जो फीचर फ़ोन होते हैं, कीपैड वाले फ़ोन, नॉन स्मार्टफोन फ़ोन, उसमें जो है उसमें भी आप UPI का यूज़ कर पाओगे। 10,000 तक का उसमें लिमिट है, ठीक है। फिर नॉर्मल पर्सन के लिए मैंने बता दिया कि 1 लाख रुपये तक का उसमें लिमिट है। अब हम UPI लाइट के बारे में मैंने बता दिया। UPI लाइट वॉलेट होता है गूगल पे, भीम पे, इन सब पे, ठीक है, आप अपना अकाउंट लिंक करके। बेनिफिट क्या है इसमें कि UPI पिन नंबर जो है वो डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या होगा, ट्रांजैक्शन फेलियर का चांसेस जो है वो कम हो जाएगा। सेंडर के अगर बैंक अकाउंट में सर्वर इशू भी चल रहे हैं ना तो उससे दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये बैंक से फिर दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बैंक से आपने सीधे वॉलेट में डाल दिया है, अब वॉलेट से पेमेंट चला जाएगा, ठीक है। अब UPI एक लाइट है और एक UPI लाइट X है। फ़र्क क्या है इसमें, UPI लाइट X जो है वो ऑफलाइन पेमेंट भी हो सकता है। ऑफलाइन पेमेंट के लिए आपको पता है इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, तो आपको बिना इंटरनेट के पेमेंट कैसे हो जाएगा। बिना इंटरनेट के पेमेंट हो जाएगा NFC टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। बहुत सारे फ़ोनों में NFC टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है। NFC से जो है आप कार्डलेस पेमेंट कर सकते हो, वो भी बिना इंटरनेट के, ठीक है। इसमें आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है। NFC का फुल फॉर्म होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ये ब्लूटूथ से अलग होता है, लेकिन कुछ कुछ ब्लूटूथ जैसा ही होता है। ब्लूटूथ आपको पता है कि बिना इंटरनेट के आप ब्लूटूथ को यूज़ करते हो एक से दूसरे जगह फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए या और भी चीज़ें करने के लिए ना, तो वैसा ही कुछ नियर फील्ड कम्युनिकेशन होता है ये। कन्वर्सेशनल पेमेंट UPI में AI पावर्ड सिस्टम आ चुका है, जिसमें हे सिरी, एलेक्सा, गूगल, इन सब को अगर आप बोल के पेमेंट करना चाहो तो भी आप कर पाओगे, ठीक है, वॉइस कमांड की मदद से। यानी कि जो लोग देख नहीं सकते हैं वो भी UPI जो है वो यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। प्री सैंक्शनड क्रेडिट लाइन। प्री सैंक्शनड क्रेडिट लाइन क्या होता है, जब कोई बैंकर जो है वो किसी बैंक अकाउंट होल्डर को ये अलाउ कर दे कि कुछ अमाउंट तक का जो मनी है वो आप बिना किसी लोन के अप्लाई किए हुए निकाल सकते हो, तो उसको कहते हैं हम प्री सैंक्शनड क्रेडिट लाइन। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि पहले से ही अमाउंट सैंक्शन कर दिया गया है। तो ये जो फैसिलिटी है ये फास्टर तरीके से मिलती है, इसमें किसी भी तरीके का कोलैटरल का यूज़ नहीं किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं प्री सैंक्शनड क्रेडिट लाइन के। कौन कौन से, एक तो ओवरड्राफ्ट, जो हमने पढ़ा हुआ है कि ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी एक तरह का छोटा सा अमाउंट के लिए लोन होता है और कम समय के लिए भी होता है। दूसरा क्रेडिट कार्ड जो आप यूज़ करते हो वो भी एक तरह से पहले से अमाउंट फिक्स होता है कितने तक का आप यूज़ कर सकते हो। अब ओवरड्राफ्ट की जो फैसिलिटी है वो आप चाहे तो ब्रांच में विजिट करके ले सकते हो या बैंक की वेबसाइट पर जाके या UPI के थ्रू भी लिया जा सकता है। तो 2023 में क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो RBI अलाउ कर देता है कि प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन जो है वो फैसिलिटी UPI पे भी अब मिलेगी। इसका मतलब ये है कि अगर किसी पर्सन के बैंक अकाउंट में पैसे नहीं भी हैं, स्टिल वो UPI से पे कर सकता है अपने शॉपिंग वगैरह करने के लिए, और बाद में जब पैसे आएंगे वो कट जाएगा पैसे। तो क्या आप भी यूज़ कर सकते हो, तो बिल्कुल कर सकते हो। आपको अगर बैंक में फ़ोन करना होगा और आपके UPI पे ये चालू हो जाएगा कुछ अमाउंट के लिए, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि उसका जो भी कंडीशन हो वो देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट थोड़े हायर होते हैं नॉर्मल लोन के कंपैरिजन में। नॉर्मल लोन में तो कोलेक्शन की भी ज़रूरत होती है, पेपर वर्क होता है उसमें,
ठीक है। तो ये अपना प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन समझ में आ गया होगा आपको, ये मैंने आपको बता दिया। अब यूपीआई की जो बेनिफिट है, यूपीआई में जो आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिली हुई है, इसमें बेनिफिट ज़्यादातर किन लोगों को होता है? ज़्यादातर उन लोगों को होता है जो गरीब लोग हैं, जिनके घर से बैंक दूर है। तो सोचो वो सीधे सीधे अपने घर बैठे ही यूपीआई के जरिए पेमेंट कर पाएंगे, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले पाएंगे। और जो पुअर विलेजर्स हैं, अपने आसपास लोकल जो मनी लेंडर्स हैं उनसे पैसा लेते हैं, तो वो हायर इंटरेस्ट रेट भी चार्ज करते हैं। तो इन सब से निपटने में यूपीआई ओवरड्राफ्ट जो है वो मदद करेगा, जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन भी है वो बढ़ेगा अपने देश में, ठीक है। अगला यूपीआई इंटरऑपरेबल कार्डलेस कार्ड कैश विड्रॉल। जैसे कि इसके भी नाम से समझ में आ रहा है आप सभी को कि आप जो है कार्डलेस तरीके से कैश को विड्रॉल कर सकते हो यूपीआई के जरिए। कैसे? आप सभी ने अगर एटीएम से पैसा निकाला हो तो पता होगा, एटीएम से पैसे निकालने के लिए आपको एटीएम कार्ड पहले तो मशीन में इंसर्ट करना पड़ता है, उसके बाद पिन डाल के आप पैसा निकालते हो। लेकिन अब ऐसे मशीन से ऐसे तकनीक आ चुकी है कि जिसमें आप वहाँ पे क्यूआर कोड होगा, यूपीआई से स्कैन करोगे उसको और अपने फ़ोन से ही पेमेंट कर दोगे, सामने आपके एटीएम से कैश निकल जाएगा। यानी कि कार्डलेस पेमेंट हो गया ना, निकल गया। इससे क्या फ़ायदा होगा कि कार्ड का जो क्लोनिंग हो जाता था, पहले आप देखते थे कि कार्ड का क्लोनिंग वगैरह का झंझट होता था एटीएम में, वो सब स्कैम से बच पाओगे आप। तो ये एक फैसिलिटी, आपको एटीएम कार्ड भी अपने साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अब अगला है यूपीआई की फैसिलिटी फॉर डिपॉजिटिंग या विड्रॉइंग मनी के लिए। अब सेम चीज़ इसमें भी वैसे ही है, आप यूपीआई के जरिए क्यूआर कोड को स्कैन करोगे और आप उसमें से पैसा निकाल पाओगे। अगर आपको जमा भी करना है पैसे को, तो आपको वो जो मशीन रहेगा उसमें आप पैसे डालोगे और वो आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। सेम कॉइन के भी ऐसे मशीन आ चुके हैं जहाँ पे आप यूपीआई से पेमेंट करके कॉइन जो है उस मशीन से ले सकते हो, कैश डिपॉजिट मशीन से, ठीक है। एटीएम कार्ड की इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे एनपीसीआई ने यूपीआई डेवलप किया, ये तो आपको पता है। अब यूपीआई और एनपीसीआई ने भीम ऐप भी डेवलप किया है। भीम का फुल फॉर्म क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपका दूसरे ऐप्स पेटीएम, गूगल पे इस तरीके से काम करते हैं। तो एनपीसीआई का वो खुद का डेवलप किया हुआ भीम ऐप है। आप सभी को पता है पेटीएम या गूगल पे पे आप कोई अपने एक नंबर से एक अकाउंट को लिंक करते हो और फिर उसमें यूपीआई से आप एक ही बार में 1 लाख रुपए तक का लिमिट का ही पेमेंट कर पाते हो। लेकिन जब भीम ऐप से आप करते हो ना, तो अलग अलग अकाउंट से आप 1-1 लाख रुपए कर पाओगे, यानी 2 लाख तक कर पाओगे, ठीक है। लेकिन एक अकाउंट से एक पर्सन 1 ही लाख कर सकता है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। भीम यूपीआई डिजाइन बाय एनपीसीआई, ठीक है। एंड्रॉयड, एप्पल सब जगह ये काम करता है और ये बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन हो जाता है सीधे फ़ोन के थ्रू। मतलब आपको मल्टीपल ऐप्स इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है अलग अलग बैंक अकाउंट का। इसमें 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कितना? 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। और इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, एनपीसीआई की वेबसाइट ऐसा कहता है और इंडियन एक्सप्रेस कहता है 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। अब कौन सा सही है कौन सा गलत है इसके अपने को डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में ही रहता है और आपको उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है। अब इसमें क्यों बताया गया ये? क्योंकि जब आप पढ़ोगे ना ई रूपी का, जो हमारे पास ई रूपी आया है, उसमें क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, क्योंकि वो एक तरह से अलग वॉलेट में आ जाता है। वैसे ही इसमें यूपीआई वाले में, क्योंकि वो आपका बैंक अकाउंट में पैसा है, तो उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, ठीक है। एक क्वेश्चन है 2018 के प्री में पूछा गया है, यहाँ पे देखो कि भीम ऐप जो है वो अलाउ करता है यूज़र को ट्रांसफ़र करना मनी को विद अ यूपीआई इनेबल्ड बैंक अकाउंट। दूसरा, वैसे तो चिप इन डेबिट कार्ड के 4 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन होते हैं, भीम ऐप का सिर्फ 2 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन होता है। तो इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन सही है? तो अभी हमने देखा क्या कि पहला वाला जो ऑप्शन है कि भीम ऐप अलाउ करता है यूज़र को ट्रांसफ़र करना मनी थ्रू यूपीआई इनेबल्ड बैंक अकाउंट, ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट, तो चिप पिन डेबिट कार्ड में टोटल 3 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन होते हैं। 3 फैक्टर कौन कौन से होते हैं? पहला तो यही एक फैक्टर हो गया कि आपके पास वो कार्ड मौजूद है, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड जिसको कहते हो, क्योंकि वो हर किसी पे तो नहीं होगा। दूसरा क्या हो गया कि जब आप एटीएम में उसको इंसर्ट करते हो ना, वो सब चीज़ें स्कैन करता है। तीसरा तब होता है जब आप उसमें अपना पिन डालते हो, उसके बाद आपको पेमेंट मिल जाता है, ठीक है। तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। फर्स्ट वाला करेक्ट है। आंसर क्या हो गया? 1 ओनली, ठीक है। अब अगला एक अपडेट देखो, भीम 3.0 जो कि 2025 में एक नया फीचर आया हुआ है। अब इसमें फैसिलिटी क्या है? फैसिलिटी ये है कि अब ये 15 से ज़्यादा इंडियन लैंग्वेजेस में एक्सेसिबल है। दूसरा, अब ये स्लो इंटरनेट पे भी काम करने के लिए
ऑप्टिमाइज्ड है, तो आप आराम से इसको काम कर सकते हो। अपने बिल को जो है ना वो स्प्लिट कर सकते हो, अपने ट्रैक कर सकते हो कि आपका महीने का खर्चा कहाँ पे ज़्यादा हुआ, कितना हुआ, ये सब चीज़ें। मंथली बिल का आप रिमाइंडर लगा सकते हो। यूपीआई लाइट भी एक फ़ीचर है, उसका भी एक्सपीरियंस अब ज़्यादा अच्छा हो गया है। इसलिए भीम 3.0 आ चुका है 2025 में। तो अगर आप दूसरे ऐप्स यूज़ करते हो तो आप सरकारी भीम आप यूज़ कर पाओगे सीधे सीधे, बहुत ही अच्छे फैसिलिटीज़ के साथ में। अब एक भीम वेगा मर्चेंट टूल आ चुका है। आपने अभी कुछ दिनों में नोटिस किया होगा कि अब आप जैसे किसी और वेबसाइट से कोई पेमेंट यूपीआई के थ्रू करते हो तो उसमें क्या होता है कि आपको अलग से किसी ऐप पे नहीं जाने की ज़रूरत होती है, बल्कि उसी ऐप पे जब आप पेमेंट करते हो तो वो आपका डायरेक्ट कर देता है यूपीआई वाले पिन डालते हो, आपका पेमेंट हो जाता है। तो ये कैसे हो पाता है? भीम वेगा फैसिलिटी के थ्रू हो जाता है, जहाँ पे कस्टमर डायरेक्टली पे कर सकता है मर्चेंट को विदाउट हैविंग टू स्विच ऑन थर्ड पार्टी ऐप। थर्ड पार्टी ऐप आप कब स्विच करते हो? जब आप अपना यूपीआई का उसमें आईडी डालते हो, फिर आप जाते हो। अब कोई इसका ज़रूरत नहीं होता है, सीधे सीधे उसी प्लेटफॉर्म से आप पेमेंट कर पाते हो। अब हम समझते हैं एनपीसीआई द्वारा बनाया गया रुपे कार्ड पेमेंट को। ठीक है, तो एनपीसीआई ने बहुत कुछ बनाया हुआ है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में। तो अब हम समझेंगे इसको रुपे को। तो रुपे बिल्कुल कैसा है, जैसे वीज़ा कार्ड के बारे में आपने सुना होगा, या फिर वीज़ा के अलावा मास्टर कार्ड के बारे में आपने सुना होगा। तो वीज़ा, मास्टर कार्ड, ये सब क्या है? ये एक तरह के कार्ड वाले कंपनी है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं बैंक और कस्टमर्स के बीच में। तो उसी तरीके से अब सरकारी खुद का रुपे कार्ड आ चुका है, जहाँ पे आपको कुछ सामान खरीदना है या उसके लिए पे करना है तो आप रुपे कार्ड की मदद से कर पाओगे। ठीक है, तो अब ये रुपे कार्ड जो वर्ल्ड का 7th पेमेंट गेटवे बन चुका है, बिल्कुल मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड की तरह। ये 3 जगहों पे काम कर सकता है। एटीएम में भी काम कर सकता है, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस में। जो आपका पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस क्या होता है? वो जो मशीन नहीं होता जिसके में आप स्कैन करके पेमेंट कर पाते हो, वो ऑनलाइन पोर्टल पे भी आप यूज़ कर पाओगे। रुपे डेबिट कार्ड जो है पीएम जनधन योजना से भी लिंक होता है और आप बिल्कुल पेमेंट कर पाओगे नॉर्मली। अगर आप किसी भी बैंक अकाउंट में आपका अकाउंट है तो आप उनसे कहिए कि हमको रुपे कार्ड दीजिए। उससे क्या होगा, एक तो भाई अपने देश का जो रुपे कार्ड है वो आपको मिलेगा, दूसरा इसका जो फीस है ना वो भी इन दोनों के मुकाबले, वीज़ा मास्टर कार्ड के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम है। और रुपे ने बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ अब एग्रीमेंट साइन करना चालू कर दिया है, जैसे कि सिंगापुर, जापान। अब आप इनको उन कंट्रीज़ में भी यूज़ कर सकते हो। तो लेकिन अभी फ़िलहाल जितना रीच मास्टर कार्ड और वीज़ा का उतना अभी रुपए का नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा। इसी पे बेस्ड एक 2017 में क्वेश्चन है, देखो कि एनपीसीआई हेल्प करता है प्रमोट करना फाइनेंशियल इंक्लूजन अपने देश में। दूसरा, एनपीसीआई ने लॉन्च किया रुपे कार्ड, एक कार्ड पेमेंट स्कीम। कौन सा आंसर करेक्ट है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अभी हमने देखा, हमने कितनी बार बोला है कि एनपीसीआई ने प्रमोट करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन को। कैसे प्रमोट करता है? यही यूपीआई और ये सब चीज़ें लाके कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस्तेमाल कर पाए। दूसरा, एनपीआई ने रुपे कार्ड लॉन्च किया, तो ये भी अभी हमने देखा कि हाँ लॉन्च किया है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। तो यहाँ पे बोथ 1 और 2 जो है वो अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं एनपीसीआई द्वारा कुछ और जो टेक्नोलॉजीज़ बनाए गए हैं। बिल्कुल, एनपीसीआई ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, जिसमें से अब आ चुका है बीबीपीएस। बीबीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? भारत बिल पेमेंट सिस्टम फॉर मंथली पेमेंट। ठीक है, तो अब आप जो भी गैस की, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब चीज़ें आप पे करते हो ना, आप ऑनलाइन घर बैठे ही अब आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर पाते हो। तो कैसे कर पाते हो? वो भी एनपीसीआई ने बीबीपीएस बनाया है, उसी टेक्नोलॉजी से आप वो कर पाते हो। तो आप पेटीएम या कोई भी ऐप चलाते हो उसमें ये चीज़ें पहले से ही इनबिल्ट होती है, जहाँ से आप ये पेमेंट कर पाते हो। ठीक है, चल अब दूसरा देखोगे आप यहाँ पे एनएफएस नेशनल फाइनेंशियल स्विच। ये जो है टेक्नोलॉजी काम करती है एटीएम नेटवर्क को रन करने में। एटीएम जो बहुत सारे जगहों से कनेक्टेड होते हैं वो एनएफएस टेक्नोलॉजी की मदद से, नेशनल फाइनेंशियल स्विच के मदद से लिंक होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है एनएफएस के बारे में। ऑल बैंक्स के एटीएम से ये कनेक्टेड होता है। ठीक है, वैसे ही एनईटीसी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। ठीक है, टोल जो आप देते हो फास्टैग के थ्रू, ये टेक्नोलॉजी इसके लिए सपोर्ट की जाती है। पाई चार्टबोर्ड क्या है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चार्टबोर्ड है। आप जो है वो ऑनलाइन क्वेरीज जो भी एनपीसीआई के प्रोजेक्ट है उसके रिगार्डिंग लिखोगे, आपको वो रिप्लाई करेगा। एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, आरबीआई ने लॉन्च किया विद द हेल्प ऑफ एनपीसीआई। कोई भी आपको दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है तो पेमेंट से रिलेटेड, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो।
वैसे ही एक डाक पे है कि आप पोस्टल डिपार्टमेंट में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में पैसा जमा कर सकते हो डाक पे की मदद से, ठीक है। उसके बाद भारत क्यूआर ई रूपी हम अभी समझने वाले हैं, ठीक है। अब देखो NACH ABPS हाइब्रिड मॉडल मनरेगा के साथ। तो अब ये NACH क्या है इसको हम समझते हैं। पहले तो मनरेगा के बारे में आपने सुना होगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इस एक्ट के तहत जो है रूरल मिनिस्ट्री वो कहती है कि हम 100 दिन का काम तो आपको प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, विलेजर्स को। तो अब ये जो NACH और ABPS मेथड है, इससे मनरेगा वाले जो लोग हैं उनको पेमेंट किया जाता है, ठीक है। अब ये होता कैसे, किस तरीके से काम करता है, तो ABPS जो है ना आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम है। क्या है, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। तो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से क्या है, आपने अगर गांव में कोई रहते हो तो आप सभी को पता होगा कि अब सीधे आधार से लिंक करने के लिए सबको कहा गया है, जो भी मनरेगा वाले हैं। तो अब उनको सीधे उनके बैंक अकाउंट में पैसा चला जाता है, ठीक है। और NACH क्या था, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस फॉर बल्क मंथली पेमेंट। अब ये बल्क में पेमेंट करने के लिए होता है NACH, यानी कि कोई जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनको अपना अगर बिल जमा करना है तो वो NACH की मदद से करता है, ठीक है, अपने वैसे काम का नहीं है। अब हम चलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, DBT का आपने नाम सुना होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। अब इसी के द्वारा एक ई रूपी NPCI के द्वारा लेके आया गया है। अब अभी हम देखो DBT क्या होता है कि डायरेक्ट आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा बेनिफिट, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र भी आप शॉर्ट फॉर्म में DBT को लोग कहते हैं। अब NPCI ने ई रूपी बनाया है। अब 2 तरह के ई रूपी होते हैं, वो अभी हम एक RUPI है और एक RUPEE है, इन दोनों में फ़र्क है। तो अभी हम RUPI वाला पढ़ रहे हैं। तो ये जो ई रूपी है ये एक SMS बेस्ड QR कोड बेस्ड एक प्रीपेड कैशलेस इलेक्ट्रॉनिक वाउचर है, ठीक है। एक वाउचर की तरह काम करता है, जैसे कि आपने अमेज़ॉन गिफ्ट कार्ड और ये कुछ होते हैं ना वाउचर, उस तरीके से होता है, ठीक है। तो अब ये जो है कोई भी मिनिस्ट्री जो है वो आपको अगर कोई बेनिफिट देना चाहती है तो वो सीधे ई रूपी आपके अकाउंट में भेज देगी। काम कैसे करता है, स्कोप आप इसका समझो। मान के चलो कि आपके बच्चे को सरकार की तरफ से जूते के लिए 100 रुपये दिया गया। अब वो 100 रुपये कैश दिया जाएगा तो हो सकता है कि वो बच्चा जूता ना लेके उस 100 रुपये का कुछ खाने पीने में इस्तेमाल कर दे, ठीक है। ऐसा ना हो इसके लिए सरकार क्या करेगी, अब 100 रुपये का ई रूपी जारी कर देगी, उसके फ़ोन नंबर पे उसको QR कोड भेज देगी और उसमें कुछ ऐसा कोडिंग कर देगी कि ये ई रूपी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जूते वाले दुकान में ही काम करेगा। तो जब वो जाएगा दुकान में 100 रुपये का जूता खरीदने के लिए, जूता खरीदेगा, उसके बाद दुकान वाला उस QR कोड को स्कैन कर लेगा और दुकान वाले को पेमेंट मिल जाएगा और उसको उसका जूता मिल जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके का इसमें फैसिलिटी होता है, ठीक है। ये आपको मैंने शॉर्ट में अच्छे से समझा दिया। अब वही 100 रुपये का ई रूपी जो है वो किसी और दुकान में लेके जाता, मान के चलो कुछ खाने पीने वाले सामान की दुकान में, तो वहाँ पे वो स्कैन करता तो वो काम नहीं करता, ठीक है। तो अब ये ई रूपी जो है वो कौन कौन यूज़ कर सकता है, तो भाई गवर्नमेंट सेक्टर भी, प्राइवेट कंपनीज़ भी अपने एम्प्लॉय को अगर कुछ इस तरीके का स्कीम में पैसा देना चाहें तो वो दे सकती हैं। तो मैक्सिमम अभी 10,000 रुपये तक का ई रूपी जो है वाउचर इशू किया जा सकता है। पहले ऐसा था, लेकिन 2023 के बाद कितना है, 1 लाख रुपये तक का अब जो है वो ऐसा वाउचर इशू किया जा सकता है। अब हम समझते हैं इंटर ऑपरेबिलिटी क्या होता है। इंटर ऑपरेबिलिटी और इसके प्रॉब्लम्स को समझो। देखो जैसे कि नाम से पता चल रहा है इंटर ऑपरेबिलिटी, यानी कि वो आपस में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑपरेबल होनी चाहिए, उसको क्या कहेंगे हम, इंटर ऑपरेबिलिटी कहेंगे। जैसे कि मान के चलो कि टाटा स्काई का डिश टीवी लगा और या डिश टीवी आपके घर में किसी के घर में लगा हुआ, क्या एक ही रिमोट दोनों के काम आएगा, टाटा स्काई वाले का भी और डिश टीवी वाले का भी? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो इंटर ऑपरेबल नहीं है, ऐसा उनमें सिस्टम ही नहीं बनाया गया कि वो दोनों जगह काम कर सकें। तो ये एक प्रॉब्लम थी पेमेंट वाले सिस्टम में। क्या प्रॉब्लम थी कि भाई पेटीएम जो था पहले, अब आजकल के लोगों को इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन पहले पेमेंट जो पेटीएम के मदद से आप करते थे तो वो सिर्फ और सिर्फ पेटीएम का जो ऐप था खुद का, उसी में ही पहले पेमेंट जाता था, ठीक है। मतलब पेटीएम से गूगल पे और इन सब में नहीं जाता था। अब क्योंकि वो सब इंटर ऑपरेबल हो चुके हैं तो अब ऐसा नहीं दिक्कत है, पेमेंट किसी से भी किसी में भी चला जाता है, क्योंकि अब सब के सब यूपीआई से काम लेते हैं ना, यूपीआई की मदद से काम होते हैं। अब क्यूआर कोड्स को समझते हैं।
अब कंपलसरी है ये इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। 1990s में 2D एक QR कोड सिस्टम सबसे पहले जापान में बनाया गया था, ठीक। उसके बाद ये हर जगह यूज़ किया गया। अब जो आप QR कोड दुकान पे लगे ये सब देखते हो उसको क्या कहते हैं, प्रोप्राइटरी और QR कोड कहते हैं, ठीक है। पेटीएम, फ़ोनपे, इन सब का एक QR कोड होता है। तो पहले क्या था कि सिस्टम ये था कि ये स्कैन नहीं कर पाते थे दूसरे के, मतलब पेटीएम वाला QR कोड जो है फ़ोनपे वाला जो है वो इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, ये पहले था। अब आ चुका है UPI QR कोड, अब ये यूज़ किया जाता है, ना कि ये। अब ये NPCI द्वारा जनरेट किया जाता है, तो हर एक ऐप जो है स्कैन करके इसमें यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। उसी तरीके से एक भारत QR कोड भी है, ये भी NPCI द्वारा ही डेवलप किया गया है विद द हेल्प ऑफ वीज़ा मास्टर कार्ड। ये भी हर एक ऐप के थ्रू स्कैन किया जा सकता है। आपको इसमें फ़र्क क्या है यार, कुछ भी फ़र्क नहीं है, बस ये लोग अलग अलग टेक्नोलॉजी बनाए जाते हैं। अब है एक RMQR, रेक्टेंगुलर एक QR कोड है। ये पहले जैसे आप ये QR कोड, अब ये समझो ये QR कोड क्यों बनाया गया, कि भाई बहुत सारे ऐसे आइटम होते हैं जिनका समझो लेंदी होते हैं वो, तो वहाँ पे अब ये वाला QR कोड ऐसे फिक्स कर दिया जाएगा ताकि दिक्कत ना हो ये स्क्वायर वाला QR कोड वहाँ पे लगाने में, ठीक है। तो हमने देखा कि स्क्वायर QR कोड 1990s में ऐसा डेवलप किया गया था। अब तो RMQR, रेक्टेंगुलर QR कोड, ये नैरो स्पेस में भी काम कर सकता है, अब कोई भी डेवलप कर सकता है इसको। अब हम समझते हैं कार्ड्स को, ठीक है। कार्ड्स, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड या फिर मैग्नेटिक कार्ड, ये सब क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक। उससे पहले समझते हैं क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को। तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है। क्रेडिट कार्ड जो है वो आप यूज़ करते हो पेमेंट करने के लिए, पैसा को निकालने के लिए भी ATM से। तो ये एक तरह का क्या है, बोरोविंग है, उधार में आपको पैसा लेते हो, ये आपका खुद का पैसा नहीं है। बल्कि डेबिट कार्ड में जो भी आप पैसा खर्च करते हो, पैसा निकालते हो, वो आपका क्या है, ऑन मनी है, खुद का मनी है वो आपका, ठीक है। ये फ़र्क है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में। क्रेडिट कार्ड में कुछ टाइम लिमिट फिक्स होता है, कुछ अमाउंट फिक्स होता है। अगर उस अमाउंट से ज़्यादा करोगे या उस टाइम लिमिट से अगर आपने लेट कर दिया पैसा देने में, वापस करने में, तो आपको कुछ रुपए इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, ठीक है। तो वो सब टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं क्रेडिट कार्ड में। डेबिट कार्ड में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो हमने ओवरड्राफ्ट भी पढ़ा था कि वो भी एक तरह का लोन है। तो क्रेडिट कार्ड और ओवरड्राफ्ट में फ़र्क क्या है, तो यार क्रेडिट कार्ड जो है वो आप कार्ड के फॉर्म में होता है, आप उसको पॉकेट में ले सकते हो, कुछ यूज़ कर सकते हो। ओवरड्राफ्ट जो होता है आपको मैनुअली बैंक में जाना पड़ता है, विजिट करना पड़ता है, उसके अलावा जब आपको मिला जाएगा। और ये एक तरह का कार्ड की फॉर्म में नहीं होता है और इसमें कोई आपको गिफ्ट पॉइंट या ये सब चीज़ें नहीं मिलता है, ठीक है। उसके अलावा ये कुछ शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। उससे ज़्यादा का डिफरेंस अपने को जानने की ज़रूरत नहीं है। डेबिट कार्ड और ओवरड्राफ्ट में क्या डिफरेंस है, तो यार अभी हमने देखा ना, डेबिट कार्ड खुद का मनी है, ओवरड्राफ्ट क्या था, ये भी एक तरह का लोन की फैसिलिटी थी, ये भी खुद का मनी नहीं हुआ। डेबिट कार्ड में क्या, खुद की पैसा आप निकालते हो। हाइब्रिड कार्ड, डुओ कार्ड क्या होता है, यानी कि सिंगल कार्ड होगा जिसमें क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों की फैसिलिटी होगी। मतलब उसमें दो ऐसे ना क्या होगा, दो चिप्स लगे होंगे जिसमें दोनों तरह का काम किया जा सकता है। प्रीपेड कार्ड, ये भी एक तरह का सब टाइप है डेबिट कार्ड का, जिसमें पहले से ही आप पैसा जमा करके रखते हो प्रीपेड तरीके से और फिर आप पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि IRCTC का एक प्रीपेड कार्ड आता है, जब आप ट्रेन के टिकट या ये सब परचेज़ करने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कार्ड आपको पता चल गया। अब कार्ड टोकनाइजेशन, ये वैसे पुराना न्यूज़ है लेकिन इस पर क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है, 2022 का ही न्यूज़ है। तो क्या होता था पहले, जब आप कभी भी पेमेंट करते थे ऑनलाइन, तो वहाँ पे आपका कार्ड क्या होता था, सेव हो जाता था, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, अगर किसी दिन समझो वो ऑनलाइन वेबसाइट हैक हो गया तो आपका कार्ड का इन्फॉर्मेशन भी हैक हो जाएगा। तो इस वजह से टोकनाइजेशन सरकार लेके आई, यानी कि 16 डिजिट का ये एक तरह का एक नकली अकाउंट के नंबर बना देती है, जिसमें कि एक एक्सपायरी डेट और एक सिक्योरिटी कोड लिखा होता है, जिसमें आपका असली वाला जो इन्फॉर्मेशन है वो हाइड हो जाता है और ये नकली वाला टोकनाइजेशन वाला नंबर आ जाता है, ताकि वेबसाइट अगर हैक भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो भी आपका मेन अकाउंट के नंबर और ये सब चीज़ें नहीं जाएगा उसमें। तो ये था उस समय का न्यूज़, उस समय ये यूज़ किया जाता था। ऑटो डेबिट ई मैंडेट एडिशनल फैक्टर फॉर ऑथेंटिकेशन, ये भी एक पुराना चीज़ है कि मतलब ऑथेंटिकेशन का एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर दिया गया था। अब क्रेडिट कार्ड का नेटवर्क पोर्टेबिलिटी जो है वो RBI लेके आई थी 2024 में। अब इसको समझो कैसे, ये है कि अगर आपको मास्टर कार्ड का कार्ड है और वीज़ा में शिफ्ट करना चाहते हो तो आप कर पाओ, इसके लिए पोर्टेबिलिटी RBI लेके आई ना। आराम से आप क्रेडिट कार्ड को स्विच कर सकते हो किसी और में, ठीक है, मास्टर कार्ड से वीज़ा कार्ड में या किसी और में, ठीक है। CVC लेस ट्रांजैक्शन, आप सभी को अगर आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यूज़ किया हो कार्ड से तो आपको CVC जो है उसमें डालना पड़ता है, फिर OTP आता है, उसके बाद पेमेंट करता है।
तो अब क्या ऐसा मतलब लेके आ रही है आरबीआई कि हर बार आपको सीवीसी डालने की ज़रूरत नहीं है पेमेंट करने के लिए, ठीक है। अब ये ज़रूरत नहीं है हर बार सीवीसी डालने के लिए, आरबीआई का नया नॉर्म ऐसा है। अब हम समझते हैं ट्रांसपोर्ट करने सबके लिए कार्ड को, एनसीएमसी कार्ड, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड 2019 में लाया गया था। वन नेशन वन कार्ड मॉडल के तहत मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसको लेके आया था एनपीसीआई की मदद से। इसमें 3 कंपोनेंट है। एनसीएमसी कार्ड बैंक द्वारा इशू किया जा सकता है, ये एक तरह का डेबिट क्रेडिट प्रीपेड कार्ड किसी तरीके भी कार्ड हो सकता है, और ये रेलवे, पार्किंग, हर जगह एक ही कार्ड से आप यूज़ कर सकते हो। स्वीकार था ऑटोमेटिक फेयर कलेक्टिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक फेयर कट जाएगा। स्वीकार कुछ जैसे आपका मेट्रो कार्ड होता है ना कि ऑटोमेटिक आपका पेमेंट कट जाता है जब आप उसको स्कैन करते हो। तो स्वागत क्या था, स्वचालित ऑटोमेटिक गेट एट रेलवे बस स्टेशन, सब पे जो ये कार्ड लगे होते हैं स्वागत, ठीक है। इतना ज़्यादा आपको डीप में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार नाम समझ लीजिए आप। वैसे ही उसी तर्ज पे एसबीआई एक लेके आई नेशन का फर्स्ट ट्रांजिस्ट कार्ड, ठीक है। फास्टैग जो है वो एक तरह का प्रीपेड रिचार्जेबल कार्ड होता है जिससे ऑटोमेटिक टोल कलेक्शन हो जाता है टोल प्लाजा पे। ये RFID टेक्नोलॉजी पे काम करता है। किस टेक्नोलॉजी पे? RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। 2017 में जो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है हाईवे मिनिस्ट्री वाले, उसने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। एनपीसीआई ने डेवलप किया नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, इसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है ये, ठीक है। बेनिफिट क्या होता है? फास्टर ट्रैफिक मूवमेंट होता है, कार वार चोरी होने से भी बच जाएगा क्योंकि इसमें ट्रैकिंग का भी सिस्टम लगा हुआ होता है। 2021 के बाद ये मैंडेटरी कर दिया गया, हर व्हीकल पे होना ज़रूरी है जो भी टोल प्लाजा से पास हो रहा है। 2025 में इसका अपडेट ये है कि अब ये 3,000 रुपये तक का एक एनुअल पास इसमें बनवा सकते हैं, ताकि आप जो है लगभग 200 ट्रिप कर पाएंगे एक साल में, ठीक है। 200 ट्रिप आप कर पाओगे टोल। उसके बाद 200 ट्रिप 1 ईयर में, मतलब सोचो 3,000 रुपये का आपने पेमेंट कर दिया, अब 200 ट्रिप तक आप कहीं पे भी कर पाओ, आपका पेमेंट नहीं कटेगा, ये 3,000 रुपये अपने पास में ले चुके हों, ठीक है। अब MDR, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, क्या होता है, ठीक है। MDR से हम करेंगे अगली क्लास में। अभी तक क्योंकि देखो यार, इस बार अगर आप कमेंट में कहोगे तो मैं एक ही वीडियो में चाहे तो कंप्लीट करवा सकता हूँ, लेकिन इस बार मैंने ये सोचा है कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना रखे, बल्कि नंबर ऑफ़ वीडियोज़ की संख्या ज़्यादा रखते हैं, जिससे आप जल्दी जल्दी जो है इसको रिवाइज़ कर पाओ, 1.5x 2x पे भी आप देख पाओ। तो अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगे तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए ना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर आपको अपडेट मिलता रहेगा संकल्प पथ IAS को, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत